तो अब आता है एक थोड़े बड़े चैप्टर पे जो है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। लगभग 32 पेजेस का ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, जो भी हम पिछले कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ के आए हैं, हम उनमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करेंगे जिसके कारण हम बनाएंगे एसिड हैलाइड्स, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड। और उन चारों को अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है कि ये सारे चारों बनेंगे कैसे, और फिर इन चारों में फर्दर प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले तो अगर याद हो तो ये हमने लास्ट ही चैप्टर में किया भी है ये रिएक्शन, जिस रिएक्शन में पूरा OH ग्रुप एक Cl के साथ हमने रिप्लेस किया था। रिमेंबर दैट। तो हमारे पास ये OH ग्रुप के रिएक्शंस में था और यहाँ पे हमारे पास OH ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय द Cl ग्रुप। Cl के बदले यहाँ पे आपका जैसे Cl क्लोरीन था, उसके बदले फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ये नंबर 1। इसके अलावा एक आपको याद होगा एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन। एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन अगर ध्यान में हो तो उसके लिए हमने क्या किया था, हमने सेम ही ग्रुप को ऐड किया था और सेम ग्रुप को ऐड करने के बाद बीच में से हमने क्या हटा दिया था, वाटर। तो बीच में से जब हम H2O हटा देंगे तो बचेगा क्या, RCOO, फिर CO और फिर R। करेक्ट, वही हमारा बन जाता है एसिड एनहाइड्राइड। इसके अलावा हमने एस्टर की भी फॉर्मेशन देखी थी, जिसमें हम OH ग्रुप को OR ग्रुप से रिप्लेस करते हैं एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द एस्टर्स। एंड लास्ट अमाइड की फॉर्मेशन भी हमने उसी चैप्टर में देखी थी, जिसमें हम NH3 से एड ऑन स्टार्ट करते हैं और फिर NH2 पे हम आते हैं। पहले NH3 एड ऑन करते हैं जिससे वो NH4 ऐड हो जाता है डायरेक्टली। मैं बता ही देती हूँ कैसे किया था। जैसे हमारे पास है RCOOH, जब NH3 ऐड किया था तो ये हो गया था NH4 और फिर उसके बाद इसमें से H2O निकल जाता है, यहाँ से 2H और यहाँ से O। तभी मैंने इसको पूरा डिटेल लिख के दिखाया था। तो ये बन जाता है RC+O और साथ में क्या आ जाता है NH2। तो ये हमारे पास आती है भाई कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव्स जो हमने बनाए। अब देखो इस चैप्टर के जो मेजर इक्वेशन रहता है ना, उसमें आपका चारों में किसी न किसी चीज़ को लेके कंपैरिजन होता है और ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही है। ठीक है, काफ़ी सारे चांसेस रहते हैं। एसिडिटी के बेसिस पे आ जाता है कि 4 आपको दिए होंगे, इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है आप ये बताओ। तो उन सब चीज़ों को आपको रिवाइज़ करना पड़ता है इस चैप्टर में, थोड़ा सा समझना है और सबकी रीजनिंग देनी है मेन। तो इसके अलावा बाकी ऑर्गेनिक का जो पार्ट है वो तो है ही है, राइट। इसके अलावा इन्होंने स्ट्रक्चरल, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और एसिड डेरिवेटिव व्हाट एवर इट इज़ गिवन, आप इसको देख सकते हो। अभी हम ना ऐसे शुरू कर देंगे। अभी हमने स्टार्ट कर दिया एसिड डेरिवेटिव्स का चैप्टर, अब पूरा एसिड डेरिवेटिव्स का पार्ट चलेगा। ठीक है, आई विल ट्राई कि एसिड डेरिवेटिव्स इस वीडियो में कवर अप हो जाए नेक्स्ट से पहले। ओके ठीक है। अब सबसे पहले है एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में क्या है, आपके पास है R है, C है, डबल बॉन्ड O है और साथ में क्या लगा है, एक हैलाइड लग रखा है जिसे हम X से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बुक में L से लिया, आप X से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सॉरी, हाँ, तो ये आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास तो आएगा अभी फ़िलहाल एसिडिक पार्ट है ना। ये जो हमने जैसे अभी वो बनाया, ये आपका एसिड हैलाइड आया। ठीक है, अब हमारा एसिड हैलाइड्स ही डायरेक्टली थे। अब हम इसके अलावा और एसिडिक हमारे जो डेरिवेटिव्स हैं उन सबको ऑल टुगेदर अगर हम लेंगे तो इस वाले पार्ट में भी सारा ऑल टुगेदर चल रहा है, सॉरी। अब इस वाले पार्ट में हमने पहला है, यहाँ पे X लग जाएगा, या यहाँ पे अगर हम देखें एनहाइड्राइड का केस तो वो ये लग जाएगा, एस्टर के केस में OR लग जाता है, अमाइड के केस में NH2 लग जाता है। तो ये यहाँ पे फ़र्क है, L वॉज फॉर ऑल दीज। ठीक है, तो ये इनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको समझाई गई है। ठीक है, तो अब सिंपल इसके स्ट्रक्चर्स आप देख सकते हो। इनके स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास C+O एक आ गया, एक यहाँ L है, एक यहाँ R है, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा। एंड उसके अलावा हमारा जो भी L ग्रुप है और उसके R ग्रुप के साथ में सिंगल बॉन्ड है। और साथ में आप ये ड्रॉ करके आ जाना, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे, इतना सही बताने के। एंड इसके आने के चांसेस एकदम ना के बराबर ही, आई डोंट थिंक आएगा। इसके अलावा आता है सबसे पहले है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्सटीट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल को यूज़ करके, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। एंड 90% ऑफ द केसेस में आप ये मान के चल सकते हो, जो भी नेगेटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब हम वहाँ से आ रहे हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी की जगह पे आकर लग जाना। अब आपको इन्हें यूज़ करके एज L यूज़ करके ये क्या करेंगे, ये दिखाएंगे कि चारों ही ग्रुप्स जो भी हमने देखे ऊपर, चारों ग्रुप्स के लिए हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को किस तरह से देख सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स या
सब्स्टिट्यूशंस में आप इसको देख सकते हो। मैं इसको जूम अप करती हूँ, यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हो। हमारे पास है RC डबल बॉन्ड O एंड एक C के साथ सिंगल बॉन्ड में L लगा है। न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको जैसे बताया, न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज होगा और वो न्यूक्लियस लविंग है, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज लविंग ग्रुप है। तो होगा क्या, वो लिगेंड को हटाएगा और उसकी जगह आके लग जाएगा। मतलब लिगेंड का मैं सारा ग्रुप कह रही हूँ, मतलब चाहे आपका वो OR ग्रुप था, चाहे आपका वो X था, चाहे आपका OCOR- ग्रुप था, चाहे आपका NH2 ग्रुप था, तो होगा यही कि सब्स्टिट्यूट करेगा। सब्स्टिट्यूट जैसे हम टीचर्स के लिए भी कहते हैं कि टीचर सब्स्टिट्यूट टीचर है ये, मतलब उस टीचर की जगह पे ये टीचर आई है, राइट। तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। इसका मैकेनिज्म भी बहुत ईजी सा ही है, कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं। हाँ, थोड़ा समझने का है कि एक बार समझ लोगे इट इज़ वेरी ईजी। देखो, सबसे पहले मैंने जैसे बताया है भाई, जब भी आपके पास ऑक्सीजन ग्रुप में प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से चुल बजेगी और वहाँ ऑक्सीजन ने ही शुरुआत करनी है। OH ग्रुप में हमने देखा था कि कैसे OH वाला, हमने लास्ट चैप्टर में यही देखा था कि कैसे OH वाला O बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या C डबल बॉन्ड O वाला O प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। यहाँ पे भी हमारे पास क्योंकि OH तो है नहीं अब, तो C डबल बॉन्ड O वाले की हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या हुआ, डबल बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब ऑक्सीजन ने बोला कि यार मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए। उससे क्या हुआ, जब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो हमारे पास आया RC डबल बॉन्ड O यहाँ पे और साथ में है L। जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो मैं यहाँ से अगर इसको ड्रॉ करूँ तो ये होगा कुछ, है ना। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के सिर्फ 3 बॉन्ड है और कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या होगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल जो मैंने बताया जैसे नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है, वो आकर आपके पॉजिटिव वाले कार्बन पे क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो आप अप्रोच देख सकते हो कितने आराम से आपके पास क्या हुआ, कार्बन के सिर्फ सिंगल बॉन्ड आके लग गए। इसके बाद क्या होगा, हमारा लिगेंड के जाने का टाइम आ गया, तो यहाँ से लिगेंड जाएगा और ऑक्सीजन फिर से डबल बॉन्ड बना लेगा एंड दिस इज़ डन। बस इतना सा ही क्वेश्चन है और ये 3 मार्क में क्वेश्चन उठा के डाल देते हैं। ये करने के बाद मान लो अपने पेपर में आया, आपने ये कर लिया कि ऐसे हाँ होगी, मैकेनिज्म बता दिया। इसके अलावा एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, कैसे आप R की जगह बस एक CH3 लिख देना, L की जगह आप मान लो X लिख देना, ठीक है। X का मतलब है मेरा क्लोरीन ब्रोमीन कुछ लिख देना, उससे एक एग्जांपल भी आपकी बन जाएगी। तो आपका फुल एंड फ्रेंच 3 मार्क्स आपको यहाँ पे ऑब्टेन आप इसमें कर सकते हो। ओके, अब इसके बाद क्या है, अब यहाँ पे ना ये पूरा ये जो पैराग्राफ है, इसमें इन्होंने पूरा बताया कि हाँ भाई कौन सा ग्रुप है, ये कैसे L आ रहा है जा रहा है, कौन आएगा कौन जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसकी हो रही है, कौन सा गुड लिविंग ग्रुप है और कौन सा बैड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली, मेरे को तो ये प्रेफर करती हूँ कि रिलेटिव स्टेबिलिटी वाले पार्ट पे हम जाएं। रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब है यार देखो, अगर तो कोई चीज़ स्टेबल है, ठीक है ना, अगर कोई चीज़ स्टेबल है, पूरी तरीके से स्टेबल है, तो वो क्यों चाहेगा कि बाहर से कोई और ग्रुप आके उसके साथ लगे, कोई न्यूक्लियोफाइल आके उसके साथ लगे, ऑब्वियसली नॉट। अगर अपनी फैमिली से खुश है तो उसके बाहर को कोई बंदा चाहिए ही नहीं। तो अगर इसका ये मतलब हुआ ना, तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही नॉन रिएक्टिव इन नेचर होने वाला है, करेक्ट। ये तो समझ आता है ना, जो ज़्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्ट करेगा। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो देखो, आपका रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखना, पहले आपके पास हेलोजन वाला, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास ये कौन है, ध्यान से देखो, ये है एनहाइड्राइड ग्रुप, फिर उसके बाद आपके पास है एस्टर्स और लास्ट में है अमाइड्स। अब इसे कुछ याद आ रहा है, हमने स्टार्टिंग में जो लाइन की थी वो ऐसे ही तो थी, सबसे पहले हमारे हेलाइड्स थे, फिर हमारे एनहाइड्राइड थे, फिर एस्टर्स थे, फिर अमाइड्स थे। तो ये सेम ही है, ठीक है ना, ये सेम टू सेम ही आपका ये ऑर्डर है। और ये क्या मतलब है, सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, हेलाइड्स वाले, मतलब हेलोजन्स वाला ग्रुप जिसमें लग रखा है ना, वो बोलेगा कि हाँ भाई लिगेंड आके लगे, मतलब न्यूक्लियोफाइल आके लगे और हेलोजन यहाँ से निकले, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम स्टेबल भी होता है। तो स्टेबिलिटी में आपका ये एरोज ऐसे इन्वर्ट हो जाएंगे, अदरवाइज ऑर्डर इज़ द सेम, HAEAM, H फॉर हेलाइड्स, A फॉर एनहाइड्राइड्स, इसे आप हाँ कर सकते हो, HAN हाँ हो गया। इसके अलावा है EAM, ठीक है, हाँ, और आगे से EAM है, और इसे आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग वर्ड इससे आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी न्यूमोनिक्स बना के इसको आप याद कर सकते हो, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल, ठीक है। अब हम इसमें, अब देखो भाई क्वेश्चन आता है, मैं बताऊँ अभी तक में जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो यही क्वेश्चन है कि बताओ भाई ज़्यादा स्टेबल कौन है और क्यों है, ये क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज़ ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ज़्यादा रिएक्टिव कौन है और क्यों है, ठीक है, दोनों का आंसर सेम रहता है, बस आपने रिएक्टिविटी पे अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादा रिएक्टिव आप, मतलब आप
ये ग्रेटर देन का साइन लगाओगे, अगर स्टेबल के लिखोगे तो यहीं पे लेस देन का साइन लगा देना, दैट्स इट। इतना ही आपको फ़र्क लेना है। करें शुरू। ओके, तो सबसे पहले अब हमें देखने की ज़रूरत है कि होगा क्या। देखो पहला स्टेप क्लियर है, कैसे ऑक्सीजन अपने ऊपर डबल बॉन्ड लेता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ले लेता है, फिर अभी हमने न्यूक्लियोफाइल डाला नहीं है, हम बोल रहे हैं फिर बाद में क्या होगा, लिगेंड जो हमारा जो भी एल ग्रुप है वो अपना डबल बॉन्ड यहाँ पे एक्सटेंड करता है, ठीक है, यहाँ ये करेगा एक्सटेंड। अभी हम क्या करें, अभी हम सिर्फ स्टेबिलिटी वगैरह का सारा ऑर्डर एक्सप्लेन करने के लिए इन सबको यूज़ करें, हमने न्यूक्लियोफाइल ला के नहीं डाला, ठीक है। अगर देखो आपके पास जैसे मैं कार्बन हूँ और मेरे 3 लोगों के साथ बॉन्डिंग है, एक ने मेरे साथ डबल बॉन्डिंग हटा दी, मान लो एक मेरा बॉयफ्रेंड था, उसने फ्रेंड जोन में आ गया, तो मैं दूसरे बंदे को बना सकती हूँ ना, है ना। इट्स नॉट माई टाइप बट ऐसे ही मान लो इसे, कुछ इसी तरीके से ये केस है। तो यहाँ उसका इसके साथ लिंकअप था, वो लिंकअप तोड़ेगा तो वो किसी और के साथ लिंकअप बना लेगा, तो आराम से उसने डबल बॉन्ड किसी और के साथ बना लिया, ठीक है। अब उससे हुआ क्या, ये जब डबल बॉन्ड बनाया तो आप देख सकते हो आपके लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है एंड ऑक्सीजन के लिगेंड, मैं इसको लिगेंड कह रही हूँ बट इट्स नॉट एक्चुअली लिगेंड, इट इज़ एनी ग्रुप विच इज़ अटैच्ड, इट कैन बी योर OR डैश ग्रुप, इट कैन बी योर X ग्रुप, या ये आपका OCOR डैश ग्रुप, कोई भी ग्रुप इनमें से हो सकता है, राइट। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ तक तो हम समझ आ गए हैं। अब हमारा केस क्या बनता है, देखो अगर अमाइड्स होगा तो ये NH2 पॉजिटिव, अगर आपके पास ये एस्टर्स होगा तो O पॉजिटिव एंड R डैश लगा होगा, अगर एनहाइड्राइड होगा तो O पॉजिटिव एंड R डैश CO ग्रुप अलग से, एंड अगर होगा तो Cl पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। ये चीज़ इतना क्लियरली मैं इतना डेंसली इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि इसे एक बार समझ लिया तो इसका रीज़न समझना आसान है, और मैं उसको और शॉर्टन अप करके कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता दूंगी। ओके, तो अब आगे यहाँ पे देखो, अमंगस्ट एस्टर्स एंड एनहाइड्राइड्स, मतलब ये दो को कंपेयर करें, एक एस्टर कौन है ये, एंड एनहाइड्राइड कौन है ये, बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट R dash group of ester tend to disperse the positive charge on oxygen। क्या मतलब हुआ मैं बताती हूँ। R dash जो हमारा ग्रुप है, इनका काम क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। हमने कल भी किया था लास्ट वीडियोस में भी कि CH3, उससे पहले वीडियो में भी यही बात की थी कि जो CH3 ग्रुप है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो क्या करेगा, जैसे CH3 हो गया या CH3 CH2 हो गया या कोई भी R ग्रुप हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होता है। तो जब ये O के साथ लगा है, बेचारे O पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इलेक्ट्रॉन दे के क्या होगा, उसका वो जो O पर पॉजिटिव चार्ज था उस पर नेगेटिव जब ऐड ऑन होता जाएगा तो उसका वो पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। सिंपल बात है ना, आपके पास 5,000 रुपये थे, मैं उसमें से 2,000 रुपये आपके लेने वाली, तो आपके 3,000 रुपये आएंगे ना, पॉजिटिव को कम हो जाएगा, ठीक है। तो वह यहाँ पे हमारे लिए तो वो बात बुरी है, लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो O पे जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा था उसकी कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज इंटेंसीफाई करने के बदले वो कम कर रहा है। कौन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो किस किस केस में लगा है, इन 2 केसेस में लग रखा है, करेक्ट। तो इसी इफेक्ट को कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, वो भीख में लोगों को चीज़ें दे देता है, तो वो प्लस आई हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो प्लस आई इफेक्ट, R डैश ग्रुप ऑफ एस्टर टेंड टू डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन। कहते हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ R था तो इसने ये किया। अगला केस अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, R डैश है, C के साथ डबल बॉन्ड O है, फिर एक सिंगल बॉन्ड O है और पॉजिटिव है, कहते हैं। लेकिन अगर हम दूसरा केस देखें तो हमारा जो C डबल बॉन्ड O है, ये वाला ग्रुप हमने पहले भी देखा है, जो ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है बहुत बुक है, तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ और खींचेगा, ठीक है ना, ये और अपनी तरफ सारी तरफ से इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाला है इससे भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, बेचारा पहले ही कंगाल है, पहले ही पॉजिटिव हो रखा है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये और उसमें से क्या खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जिसके कारण क्या होगा, उसका पॉजिटिव चार्ज इंटेंसीफाई कर देगा, पॉजिटिव चार्ज उसका बढ़ा देगा। हमने अभी तक 2 को ही कंपेयर किया है, पहले हमने लिया है एस्टर्स में हमने बोला कि R ग्रुप लगा है, वो डायरेक्ट काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है उसका, और वो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। बल्कि यहाँ पे चाहे R डैश का हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, लेकिन C डबल बॉन्ड O का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंटेंसीफाई हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसमें हम इससे साफ साफ हमें पता चलता है कि जो स्ट्रक्चर 3rd B है, मतलब जो हमारा एस्टर्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। क्यों, क्योंकि उसमें देखो यार, कोई भी नहीं चाहता उसके बाद कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाए, राइट। वो यही चाहता है अगर पॉजिटिव है तो वो भी कम हो जाए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी कम हो जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ भाई, एस्टर्स आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल देन द एनहाइड्राइड। तो एस्टर्स की स्टेबिलिटी एनहाइड्राइड से ज़्यादा हो गई, ये अपने को पता चल गया,
ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात हो रही है, तो रिएक्टिविटी इसकी ऑपोजिट रहेगी। नाउ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्ट्रक्चर 3D टुवर्ड रेजोनेंस हाइब्रिड इज हाउएवर द लोएस्ट। अब कहता है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करेंगे, देखो हमने पता क्या करना है, हमने 4 बना दिए, हमने पहले एस्टर्स एंड एनहाइड्राइड में बता दिया हमें क्या रिलेशन है, हमें इन दोनों का पता चल गया। अब हम देखना चाहते हैं बाकी रिलेशंस, है ना। तो अब हम सबसे पहले लास्ट वाले को उठाकर देख रहे हैं। लास्ट वाला कौन सा है, हैलाइड का केस। तो कहता है लास्ट वाला जो है ना वो सबसे लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, तो उसकी स्टेबिलिटी फिर सबसे कम हो जाएगी, ठीक है, तभी वो सबसे ज़्यादा आपको पता है। ये मैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर में लिख रही हूँ, ठीक है। तो सबसे कम वो बाद में क्या हो जाएगा, सबसे कम स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। तो ये 3 अपने को पता चल गए, तो फिर बचता है अमाइड्स। अब वही देखना होगा वो फर्स्ट होगा या लास्ट। अभी फिलहाल हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करते हैं। ऑल्दो N and Cl हैव द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम क्या करें, देखो हमने इन दोनों को कंपेयर तो कर लिया, अब हम यहाँ से ले रहे हैं NH2 वाला और यहाँ से हम ले रहे हैं Cl वाला। कहता है नाइट्रोजन हो गया या क्लोरीन हो गया, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ खिंचाव सेम है, इलेक्ट्रॉन के लिए भूख जो है वो सेम है। The lone pair of electrons on them are present in orbitals of different sizes। कहता है लेकिन उनके अलग अलग ऑर्बिटल्स में लोन पेयर पड़े हैं। हम सब जानते हैं नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, क्लोरीन का साइज़ बड़ा है, तो जो क्लोरीन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर वाले शेल में पड़े हैं, ठीक है, और जो हमारा नाइट्रोजन उसमें नंबर कम वाले शेल में पड़े हैं। अगर हम नाइट्रोजन का नंबर देखें तो नाइट्रोजन क्या है, 7th नंबर पे आता है ना, तो ये है 2,5, राइट। तो मतलब सेकंड शेल में इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। लेकिन वहीं हम क्लोरीन की बात करेंगे तो उसमें 3rd शेल में पड़े होते हैं लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स। डन। इन एंड द लोन पेयर इज प्रेजेंट इन अ 2p ऑर्बिटल, while in the case of Cl it is present in 3p orbital। वही जैसे मैंने बताया, since 2p orbital of N and 2p orbital of C are almost of equal size, therefore the extent of overlap is high। क्या मतलब हुआ यहाँ से ये मतलब है, कहता है यहाँ पे आपके पास कार्बन है, यहाँ आपके पास नाइट्रोजन है, इनका बॉन्ड हो रहा है। यहाँ पे कहते हैं ये भी 2p का है और ये भी 2p का है, दोनों सेम होने के कारण दोनों की ओवरलैपिंग टाइटली होगी और ये एक दूसरे को टाइटली पकड़ के रखेंगी, ठीक है। पर वहीं अगर हम बात करते हैं हमारे Cl ग्रुप की, तो Cl ग्रुप 3p वाला होता है उसका लोन पेयर, तो उसके कारण 2p एंड 3p में इतनी ढंग से जमेगी नहीं बात, और इनकी क्या ओवरलैप होगा कम। ओवरलैप कम का मतलब है रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली ना, क्योंकि इनका ओवरलैप कम है मतलब इनकी बॉन्डिंग कम मतलब उनमें प्यार इतना नहीं है, प्यार नहीं है ज़्यादा, तो फिर क्या होगा, अनस्टेबल, ठीक है। तो जो एक्सप्लेन कर देता है, अगर आप इतना भी लिखोगे ना तब भी इसकी ये और इन दोनों में रिलेशन तो एक्सप्लेन हो जाता है कि कैसे ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू योर हैलाइड ग्रुप। अब हमने क्या किया, अब हमने इन दोनों में भी देख लिया है और इन दोनों में भी देख लिया है कि कौन ज़्यादा स्टेबल और कौन कम स्टेबल होने वाला है, राइट। ओके, एंड इवन लोअर देन दोज ऑफ द स्ट्रक्चर्स 3b एंड 3c। तो यहाँ तक हमारा हुआ। अब इसके आगे हम इसको देखते हैं। देखो अब हमारे पास क्या है, कहता है इस कारण से, क्योंकि हमारे पास ये C और Cl के बीच में 2p 3p रिलेशनशिप है, इसलिए ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। और फिर इसी से हम एक्सप्लेन कर देंगे कि दिस ट्रेंड विल बी फॉलोड फॉर द केस ऑफ स्टेबिलिटी। सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे अमाइड्स और सबसे कम रिएक्टिव भी होंगे अमाइड्स। आप उस तरीके से इसको देख सकते हो, ठीक है। तो दिस एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी। आप देख सकते हो स्टेबिलिटी सेम जैसे मैंने बताई वैसे ही सेम ऑर्डर में इन्होंने स्टेबिलिटी लिखी है। एंड इसी से आप रिएक्टिविटी बनाना चाहो तो क्या होगी रिएक्टिविटी, साइंस को इन्वर्ट कर दो। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन आगे, क्लोरीन वाले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर कम एनहाइड्राइड, फिर एस्टर्स और फिर अमाइड्स। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़रूरी क्वेश्चंस में है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को बहुत नाइसली लिखना है। इन क्वेश्चंस में इन्होंने पॉइंट्स नहीं बनाए, तो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने पॉइंट्स में बात करनी है। आपने पहले लिखना है कि यार इनका ये स्टेबिलिटी जो है, देखो सबसे पहले लाइन में तो आप यही बताओगे यार कि ये 4 ऐसे होते हैं, ठीक है। चारों का आपने फॉर्मूला लिख दिया। फिर बताना है आपने कि यार स्टेबिलिटी जो है रिएक्टिविटी के ऑपोजिट टर्म है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। फिर आपने बताना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑर्डर दे देना और फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर भी। तो पूरे 3 आउट ऑफ 3 आपको मार्क्स मिल जाएंगे इनकी ढंग से एक्सप्लेनेशन करने पे। और हाँ, जो हमने कंपेयर किया 3b एंड 3c को, उनको पॉइंट डालना 1 मान लो। फिर आप लोगे
3A and 3D को, तो उसका 0.2 मान देना और फिर ये लाइन लास्ट में लिख देना कि हाँ भाई 3D जो है वो सबसे कम स्टेबल है और 3A सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा और इसके साथ आपको कंप्लीट पूरे मार्क्स जो है मिल जाएंगे। अब आ जाती है इसी के साथ लीविंग ग्रुप की। लीविंग ग्रुप का मतलब है जो छोड़ के जाने वाला है। तो हाँ, जो सबसे कम स्टेबल है वो सबसे जल्दी छोड़ के चला जाएगा। तो देखो सेम ही ऑर्डर आपका उसका फॉलो करने वाला है। CL ग्रुप बीइंग द लीस्ट स्टेबल वन, तो वो बेटर लीविंग ग्रुप होगा और बाकी का ऑर्डर भी एज इट इज़ आपका फॉलो होने वाला है। ये आपका लीविंग ग्रुप का ऑर्डर, ठीक है। ऑलराइट, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एसिड कैटालिसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। अब देखो अपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो देखी है, अब हम देख रहे हैं एसिड कैटालिसिस। देखो यार, कैटलिस्ट का काम क्या होता है पहले मैं बताती हूँ। कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन को फास्ट अप करना, किसी भी रिएक्शन की वो स्पीड बढ़ाते हैं। कौन? हमारे कैटलिस्ट्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले कैटलिस्ट को ऐड करेंगे और उससे फिर से वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखो हमने पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की थी जिसमें आराम से ऑक्सीजन अपना डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल आके कार्बन पे लगता है और फिर उसके बाद में लिगेंड जो L ग्रुप था उसके साथ बॉन्ड टूट जाता है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम पहले इसमें अब एसिड डालेंगे। हम सब जानते हैं एसिड क्या देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने इसमें H पॉजिटिव ऐड किया तो हुआ क्या, ऑक्सीजन ने H को अपनी तरफ खींच लिया। ऑक्सीजन ने H को खींचा तो देखो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए, 3। देख ही सकते हो, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ। ऑक्सीजन कभी भी 3 बॉन्ड नहीं चाहता, तो वो क्या करता है, कार्बन के साथ अपना एक बॉन्ड तोड़ देता है। तो क्या बनेगा, देखो कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था और साथ में हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, कार्बन OH और कार्बन का क्योंकि बॉन्ड टूट गया, पूरे इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले गया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज चढ़ गया कार्बन, बस फिर आके न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। देखो कितने आराम से उसमें न्यूक्लियोफाइल आके लगा, ठीक है। और कार्बन के यहाँ पे हमने देखा कि लगभग 4.5-5 बॉन्ड यहाँ पे हमने देखने को मिलते हैं, राइट। आप इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेट बना दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल आके लग गया, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूट गया। तो देखो कार्बन पे एक L लगा है, एक R लगा है, एक NU लगा है और एक OH लग रखा है। होगा क्या, L आपका तो रिमूव होगा ही होगा, साथ में आपका जो हाइड्रोजन है वो भी आपका कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ से चला जाएगा। अब ये वाला स्टेप अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हो, हमने पहले भी बड़ा अच्छे से डिस्कस किया है कि कैसे ये काम करता है। तो देखो सबसे पहले होगा क्या, हाइड्रोजन जो है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव बन के निकल जाएगा। पीछे आपके पास ऑक्सीजन है और कार्बन है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज यूज़ करके ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा। तो ये आपके पास हो गई एसिड कैटालिसिस ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इसके बाद अब हम जो लास्ट इस टॉपिक में करने वाले हैं बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ये है हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव बाय न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। क्या मतलब है, कहता देखो हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज़ की थी ना उसको याद रखो। पहले क्या थे, क्लोराइड, फिर क्या थे, एनहाइड्राइड, फिर क्या थे, एस्टर्स, फिर क्या थे, अमाइड्स, है ना। तो ये कहता है देखो इसमें आपका जो रिएक्टिविटी सीरीज़ ऐसे याद करोगे तो आसानी से हो जाएगी। कहता है क्लोराइड जो है ना वो आपके एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो सकते हैं, एनहाइड्राइड आपके एस्टर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं और जो आपके एस्टर्स है इसी तरीके से अमाइड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। कहता है लेकिन इसका उल्टा नहीं चलेगा, मतलब एनहाइड्राइड आपका क्लोराइड्स में कन्वर्ट नहीं होगा। तो देखो नहीं हो रहा, क्रॉस होने लगा है, लेकिन एनहाइड्राइड आपका आगे चेन तो कंटिन्यू रहेगी ना। एनहाइड्राइड आपका ई में होगा ही होगा चेंज, ई आपका EN में होगा ही होगा चेंज। नंबर 2, अगर हम कहें कि क्या ई आपका इसमें चेंज होगा, क्या आपका ई AN में चेंज होगा, तो वो भी कहता वो भी नहीं होगा ना। देखो उल्टा नहीं जाना, सीधी सीधी बात है, सीधे सीधे जाना है, सीधे सीधे ही जाना है, उल्टा नहीं आना है। दैट्स इट, इतना ही आप करोगे तो आपको याद हो जाएगा। आप नीचे डायग्राम में भी आराम से देख सकते हो कि कैसे सीधे सीधे जा रहे हैं, उल्टा नहीं आ रहे हैं, राइट। अब इसके बाद हम पहले एसिड क्लोराइड्स नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे एंड चारों ही जो हमारे सब टॉपिक्स हैं उनको सब्सिक्वेंट पार्ट्स में करेंगे। इफ़ आई विल गेट इनफ टाइम टुगेदर तो मैं वो चारों ही पार्ट्स को फिर इकट्ठा करने की कोशिश भी करूँगी।